दोस्तों, आप सबका स्वागत है अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो विषय है वो बाल विकास का व्यक्तित्व टॉपिक, जो हम कंटिन्यूस बाल विकास में स्टार्ट किया है वो व्यक्तित्व टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ हम सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार, भारतीय चिंतकों के अनुसार। और इसके बाद हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है और व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अपना कि व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया कि व्यक्तित्व मापन की विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती तो सामान्यतः 5 प्रकार की हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्यतः 2 प्रकार के अंतर्गत ही बहुत सारी विधियां आ जाती हैं। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ कि व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां 2 प्रकार की मुख्यतः बताएंगी। ठीक, उन 2 प्रकार की विधियों में हम जानते हैं, सामान्यतः समझते हैं। पहला आपका बताया गया प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधियां, और दूसरा आपका बताया गया अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, इसके बाद में प्रक्षेपी विधियों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रक्षेपी विधियों का मतलब होता है वे विधियां वे विधियां जिनका अध्ययन व्यक्ति के उस प्रकार के व्यवहार के बारे में जानने के लिए किया जाता है जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। और व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर में उस अंग के बारे में नहीं जानता, मन की अवस्था क्या है, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा हमें बताया गया था। सिगमंड फ्राइड जो हमारे विद्वान हुए थे फ्राइड, उन्होंने बताया था चेतन मन और अचेतन मन, और अचेतन मन 90% वैल्यू होती है जिसकी इस अचेतन मन के अध्ययन के लिए प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। उन प्रक्षेपण विधियों को ही प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है, यानी कि अचेतन मन के बारे में अध्ययन करने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियाँ कहलाती हैं जो व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं, व्यक्ति के, यानी कि हम क्या करें, हम उस व्यक्ति के बारे में उसके द्वारा ना जानते हुए स्वयं के द्वारा किए गए टेस्टों के द्वारा उसके बारे में पता लगाएं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, प्रक्षेपी विधियों के। हमने प्रक्षेपण किया, प्रयोग किया, प्रैक्टिकली किया उसके ऊपर और उसके बारे में जाना, वो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। तो इन प्रक्षेपी विधियों में से जैसे हमने बात की तो प्रक्षेपी विधियाँ बताएंगी, जैसे आपका है इंक ब्लॉटिंग टेस्ट। इनके हम फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी नाम समझेंगे। सामान्यतः जैसे हम बात करें स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं इसके। ठीक, इंक ब्लॉटिंग टेस्ट के बाद आता है अपना दूसरा, इसके बारे में हम बात करें, और वो है हमारा TAT। ठीक है, तीसरा है हमारा CAT। ठीक है, अगला है हमारा SCT। इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। ये सारी विधियां 1 बाय 1 अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो ये प्रक्षेपी विधियां हैं। इन प्रक्षेपी विधियों के बाद में आता है जैसे हमारा अप्रक्षेपी विधियों के बारे में हम बात करते हैं। तो अप्रक्षेपी विधियां जो हैं हमारी, इनको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे जनरली हम बात करें अप्रक्षेपी विधियों में, अप्रक्षेपी विधियां जो हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है सामान्यतः। और उन 3 भागों में से जैसे हम बात करें, उन 3 भागों की हम बात करते हैं, तो उन 3 भागों में जैसे हम ले लेते हैं नॉर्मली। पहला अपना बात करते हैं और वो है हमारी कैसी, आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि जिसे हम कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि बोले हम। ठीक, दूसरा हम ये कह सकते हैं आत्मनिष्ठ विधि के अलावा दूसरा आत्मनिष्ठ विधि होगी आत्मनिष्ठ विधि, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, और तीसरा है हमारा हम ये कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, जो हमारे विद्वान जिन्होंने मन के बारे में बताया सिगमंड फ्राइड। तो पहला हो गया आत्मनिष्ठ विधि फर्स्ट, दूसरा हो गया वस्तुनिष्ठ, और तीसरा हो गया मनोविश्लेषण। ये अप्रक्षेपी विधि है। अब आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में हम बात करें तो आत्मनिष्ठ विधियों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें व्यक्ति के साक्षात्कार। देखो, आत्मनिष्ठ अप्रक्षेपी का मतलब क्या है,
जो स्वयं के द्वारा की गई। सबसे पहली चीज़ हम ये बात करते हैं कि अप्रक्षेपी विधियों में जो स्वयं व्यक्ति अपने बारे में जानता है, स्वयं के द्वारा जानता है, वह अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें जैसे सबसे पहले आता है आपका इंटरव्यू मेथड, जिसे हम लोग बोल देते हैं साक्षात्कार, ठीक है, इंटरव्यू कह देते हैं, ठीक। दूसरा हम बोल देते हैं साक्षात्कार जो हो गया। दूसरा हम ये कह देते हैं आत्मकथा, डायरी, हस्तलेखन, ठीक है, आत्मकथा, ठीक है। तीसरा है आपका प्रश्नावली, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं प्रश्नावली, ठीक है। ये पॉइंट हो गया अपना। जस्ट इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि के बाद में एक जनरली प्रश्नावली विधि, ठीक। और चौथा हम अपनी आत्मनिष्ठ विधि के बारे में जानते हैं, वो चौथी हमारी विधि है इतिहास गाथा विधि, यानी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानकर इतिहास गाथा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो ये आत्मनिष्ठ विधियाँ होगी। वस्तुनिष्ठ विधियों में भी कई टाइप्स बांटे गए, जैसे कि निरीक्षण, ठीक, हम व्यक्ति का सुपरविजन करके कर सकते हैं, सिर्फ हम उसका क्या करें, निरीक्षण करें, वो काय के अंतर्गत आता है आपका वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत। और इसी को बोलते हैं, एक वर्ड और बोला जाता है इसी को, बाह्य दर्शन विधि, ठीक है। और दूसरा इसका अगली विधि है प्रश्नावली, या सॉरी ये प्रश्नावली विधि नहीं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि समाजमिति, यानी कि समाज से उसकी जानकारी लेना, ठीक है, वो समाजमिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। समाजमिति इसे अपन कह देते हैं, ठीक है, समाजमिति, ठीक है, समाजमिति, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा समाजमिति हो गया। समाजमिति के बाद में थर्ड जो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है समाजमिति के बाद में, उसे हम कहते हैं निर्धारण मापनी, ठीक है, निर्धारण मापनी। और इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हमने व्यक्तित्व मापन विधि में प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधियाँ समझी, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधि मैंने बताया कि जहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं के द्वारा जानता है। वस्तुनिष्ठ विधि जहाँ व्यक्ति किसी के बारे में दूसरा व्यक्ति जानता है लेकिन उसका निरीक्षण करके, ठीक है। और तीसरा होता है मनोविश्लेषणात्मक विधि में, जैसे कि हम बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक विधि में आता है एक, जैसे अपन बोल रहे हैं कि व्यक्ति के मन की अवस्था के बारे में जानना जाए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो स्वप्न हैं उनका विश्लेषण किया जाए, ठीक है, स्वप्न विश्लेषण, है ना। और दूसरा है जैसे एक वर्ड दिया गया, जैसे अपन बोल सकते हैं FWT या मेथड, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एक FWT के नाम से भी जानते हैं इसे, FWAT जैसे पूरा बोलते हैं इसको, ठीक है। FWT अगर सही दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ FWAT, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है पर ध्यान दें, अभी जस्ट अपन इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। समझ में आया इतना? अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि व्यक्तित्व मापन विधियाँ दो प्रकार की होती है, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी का मतलब होता है यहाँ व्यक्ति के ऐसे रूप के बारे में जाना जाए जिसके बारे में स्वयं नहीं जानता, उसे कहते हैं अपन अप्रक्षेपी विधियाँ, सॉरी प्रक्षेपी विधियाँ, यानी प्रक्षेपण करके हम उसके बारे में पता लगाएं, और ऐसा होता है अचेतन मन। दूसरा होता है हमारी अप्रक्षेपी विधियाँ। जैसे फटाफट चलते हैं और जैसे नेक्स्ट आगे की ओर, इसमें हम देखते हैं, यहाँ हम बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों के बारे में, ठीक है। हमें किसके बारे में बात करना है? प्रक्षेपी विधियाँ। इनमें सबसे पहले हमने जैसे बात की प्रक्षेपी विधियों में, और प्रक्षेपी विधियों में हमने बात की, पहला हमारा है इंक ब्लॉटिंग टेस्ट। फर्स्ट यही है, इसका फुल फॉर्म है इंक ब्लॉटिंग टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो इंक ब्लॉटिंग टेस्ट है, उस इंक ब्लॉटिंग टेस्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हरमन रॉर्सा, इसलिए इसे एक नाम से और जाना जाता है, रॉर्सा के नाम से याद आया कि इसे रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ दिया हुआ ना रॉर्सा एक साइंटिस्ट का नाम है, बाकी ये हिंदी मीन्स है स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक। हरमन रॉर्सा के द्वारा इसके बारे में हमें बताया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। 1921 में उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था, 1921 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके रहने वाले थे स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने 1921 में हमें इस मेथड्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि 13 से 19 वर्ष के बालकों के व्यक्तित्व को अगर पहचानना है तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी बताया गया उन बच्चों का अध्ययन करने के लिए। इसमें क्या किया इन्होंने, इस मेथड में 10 कार्ड यूज़ किए, 10 कार्ड यूज़ किए, ठीक।
इनमें 10 कार्ड में से इन्होंने क्या किया, 5 कार्ड जो थे उन 5 कार्डों का कलर जो रखा वो 2 प्रकार का रखा। 5 कार्ड्स जो उन्होंने रखे, 5 कार्ड्स ये ब्लैक एंड वाइट कलर्स के थे, काले और सफ़ेद, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 3 कार्ड्स जो लिए उन 3 कार्ड्स का जो इन्होंने कलर रखा वो कलरफुल रखा, ठीक है। और जो उन्होंने क्या किया कि अपन ये कह सकते हैं कलर में ब्लैक एंड वाइट से हटाकर काला और लाल, ठीक, इस रंग का प्रयोग किया। और दूसरे जो 2 कार्ड जो बचे हुए थे उन कार्ड्स में अन्य रंगों का उपयोग किया, ठीक है। और इन कार्डों को देकर बच्चों के बारे में, उनके फेवरेट्स, रंग्स, कलर्स, इनके बारे में जाना। और फिर उनकी जो, क्योंकि जैसे नॉर्मल से अगर किसी को हरा रंग पसंद यानी वो प्रकृति से प्रेम करता है, तो इस प्रकार से रंग को पहचान कर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पहचानने की क्रिया कि उसे कौन सा कलर अटैक कर रहा है। मैंने एक ब्लॉट बनाया, धब्बे बनाए, उन धब्बे में से अगर मुझे रेड कलर समझ में आ रहा है, मतलब मुझे कहीं डेंजरस चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं या इस तरीके की चीज़ें, तो वो कलर मुझे निकल के आया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इसके बारे में इसका परीक्षण किया, ठीक है। तो IVT का फुल फॉर्म इंक ब्लॉटिंग टेस्ट है। हरमन रॉसा द्वारा इसे बताया गया 1921 में। ये स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। 13 से 19 वर्ष के बालकों को अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि बताई गई। इनमें कितने कार्ड का यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इंक ब्लॉटिंग टेस्ट में, कितने कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, 10 कार्ड का यूज़ किया जाता है। क्लियर, ये हमारा पहला प्रक्षेपण विधि था, ठीक। सेकेंड हम अपनी अगली विधि के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि है TAT, ठीक है। जस्ट दूसरी विधि देखते हैं फटाफट से, TAT, ठीक है। TAT, तो इस विधि, जैसे पहली विधि समझ में आई हो तो जरा नहीं आई हो तो कमेंट में लिख के दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थीमेटिक एपरेशन टेस्ट बोल सकते हैं हम इसको। थीमेटिक, एक थीम दी जाती है इसमें, यहाँ इसका मतलब ये है थीमेटिक एपरेंटिस टेस्ट, ठीक है। इसमें बच्चों को क्या है कि हम एक इमेज के द्वारा कार्ड्स, जैसे कि हरमन रॉसा ने कार्ड का यूज़ किया था। इस तरीके से जो विद्वान थे जिनका नाम था अपना मॉर्गन या मुर्रे, तो उन्होंने भी क्या किया था, इस कार्ड का उन्होंने लेकिन 10 कार्ड की बजाय 30 कार्ड का यूज़ किया था। और उनमें उन्होंने क्या किया था, थीम रखी हुई थी। उन थीम्स बच्चे पहचान कर उनसे कहानी लिखने को कहा जाता था। बच्चे उस थीम्स के आधार पर कहानी लिखते थे, फिर उनके जैसे वो जिस प्रकार से बताते थे तो उसी के हिसाब से उसके व्यक्तित्व के बारे में पहचान कर ली जाती थी। तो हरमन रॉसा जो हमारे मॉर्गन्स जो थे, मुर्रे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेस्ट के बारे में बताया। इस टेस्ट को हम अपन ये कह सकते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध के नाम से भी जानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध जिसे कहते हैं, ठीक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। यह इसका एक अन्य नाम है जो जिसे विषय अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भाई उस विषय के बारे में बालक बताता है तो विषय उसे कितनी जानकारी है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जस्ट अपन ये कह सकते हैं कि विषय अंतर्बोध के बारे में बालक बताता है, ठीक है, विषय अंतर्बोध, ठीक है, क्लियर हो। तो विषय अंतर्बोध के बारे में बालक बताते हैं, ठीक। तो विषय अंतर्बोध परीक्षण भी बोलते हैं इसको, प्रासंगिक परीक्षण बोध भी बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में बताया किसने, जरा ध्यान देते हैं। तो मॉर्गन जो विद्वान थे उन्होंने हमें इस परीक्षण के बारे में बताया, जिसका मीन्स अभी मैंने जैसे समझा कि प्रासंगिक है ना, प्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक, ठीक है, अंतर्बोध परीक्षण या विषय अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। थीमेटिक एप्रिशिएशंस टेस्ट, ठीक है, ऐसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब मॉर्गन यू मुर्रे ने कब 1935 में इन्होंने जो आपके विद्वान थे इससे पहले हमारे जो रॉसा थे उसी के आधार पर इन्होंने भी बनाया था। इन्होंने क्या किया था, 30 कार्ड का यूज़ किया था। इनमें 30 कार्ड में से इन्होंने क्या किया, 10 कार्ड्स जो थे वो 10 कार्ड्स इन्होंने मेल यानी पुरुष के चित्रों पर वर्णित थे, और 10 कार्ड्स रिमेनिंग जो थे वो महिला पर चित्रित थे, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट रिमेनिंग 10 कार्ड्स जो थे वो अपने काइपर यूज से, ये इनके 10 कार्ड्स जो थे दोनों पर थे, दोनों की आकृतियाँ बनी हुई थी उसमें, ठीक है। अब इसके बाद में हम जैसे बात करें कि एक कार्ड और इन्होंने यूज़ किया था। इनमें से ये क्या करते थे, जैसे एक बालक जिस पर टेस्ट करना है उसको 20 कार्ड दिए, 30 कार्ड नहीं देते थे, 20 कार्ड देते थे प्लस एक कार्ड और देते थे।
वो होता था ब्लैंक, यानी खाली, ठीक है, ब्लैंक। इसमें क्या करते थे, 10-20 कार्ड जो दिए, उस 20 कार्ड से बच्चा सोच कर विचार कर एक कहानी थीम करता था, कहानी की थीम बनाता था, उस कहानी को लिखता था, ठीक है, और उस कहानी के बारे में बताता था कि भाई कौन है इसमें, क्या है, उसके बारे में वह चित्रित करता था, मतलब जो विषय होता था उसके बारे में बताता कि भाई ये व्यक्ति वो है, कौन है, अभी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ठीक है, इसके पहले वो क्या था, ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा। इन पर वो क्या करता था, एक थीम बनाता था और उनके बारे में लिखता था। इस तरीके से क्या करते थे, बालक के व्यक्तित्व के बारे में पहचानते थे, ठीक है। जस्ट अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अगला। अच्छा, इससे पहले क्या किया था हमने, एक टेस्ट पढ़ा था, इंक ब्लॉटिंग टेस्ट ना। तो इंक ब्लॉटिंग टेस्ट में भी अगर कार्ड दिया हो तो कुछ ना कुछ करने को बोला हुआ, जैसे मैंने बोला रंग के बारे में। तो पहली चीज वो बालक को विषय पहचानने के लिए बोलते थे, ठीक। दूसरा हम ये कह सकते हैं, बालक को विषय पहचानने के साथ में बालकों को अपन ये कह सकते हैं गुण, ठीक है, उसके गुण, उसके विचार, ठीक है, और उसे कौन सी वस्तु जो दिखाई दे, ठीक है, उसके बारे में बालक से, मान लो कोई एक डायग्राम इस तरीके के बना दिया है, इसके बारे में वो पूछ देते थे। तो वो इंक ब्लॉटिंग, एक ब्लॉट बना हुआ, उसे क्या समझ में आ रहा है, तो एक इंक ब्लॉटिंग टेस्ट कहलाए हमारा। क्लियर, समझ में है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी अगले जो प्रक्षेपी विधि है उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रक्षेपी विधि जो है, वो नेक्स्ट हमारी ये प्रक्षेपी विधि है, उसका मीन्स वो हमारी प्रक्षेपी विधि जो बोली गई है उसका अपन ये कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करें। तो जो हमारी प्रक्षेपी विधि बताई गई, उन प्रक्षेपी विधियों में से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली थर्ड जो विधि है, तीसरी विधि जो है, इसके बारे में हमने समझा CAT, ठीक है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं C फॉर चाइल्ड, है ना, एप्रीपिएशंस टेस्ट, ठीक है, इसे अपन ये कह सकते हैं, ठीक, यानी कि बालक, जो बालक है, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, इसके बारे में समझ में आए, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें इन्होंने यूज़ किया ये 3 से 11 वर्ष के बालक, ये सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए है, 3 से 11 वर्ष के बालक के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 से 11 वर्ष अवधि जो बालकों की होगी, उनके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए इस विधि का, क्योंकि नाम ही है चाइल्ड एप्रीपिएशंस टेस्ट, तो बच्चों के बारे में जानने के लिए इस विधि के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसके बारे में बताया लियोपोल्ड बेलेक ने, ठीक है, जो विद्वान थे इनके द्वारा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इस विधि के बारे में किसने बताया, लियोपोल्ड बेलेक ने इस विधि के बारे में हमें समझाया। तो लियोपोल्ड जो बेलेक जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 3 से 11 वर्ष के बालकों के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए CAT मेथड का यूज़ किया गया। इन्होंने क्या किया, 10 कार्ड बनाए, ठीक है, इन्होंने 10 कार्ड बनाए। इन 10 कार्ड्स पे इन्होंने क्या किया, जानवरों की फ़ोटो बनाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जानवरों की फ़ोटो बनाए, ये विदेशी थे, तो इन्होंने विदेशी जानवरों के बारे में बनाए। तो भारत में बच्चे उस चीज़ के बारे में नहीं पहचान पाए, तो भारत में CAT टेस्ट को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, किसने भाई किया, उमा चौधरी ने, ठीक है। जस्ट उमा चौधरी ने क्या किया, उमा चौधरी ने भारत के जानवरों को उन कार्डों पर बनाया, फिर उसके बाद भारत बालकों के ऊपर इसका टेस्ट किया। तो भारत में इसके बारे में किसने बताया, इस टेस्ट के बारे में हमें उमा चौधरी के द्वारा बताया गया। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट अपना 4th टेस्ट है SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, ठीक है। जस्ट एक अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टेस्ट है, जो 4th नंबर जो लिया गया, उसके बारे में हम जानते हैं ना। 4th पॉइंट क्या नाम है उसका, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण।
तो वाक्य पूर्ति परीक्षण या इसको बोलते हैं कहानी परीक्षण भी कह देते हैं, क्योंकि भाई 12 वाक्यों को या 12 वाक्यों को फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया जाता था और बच्चे उसमें कुछ न कुछ भरते थे, तो वहाँ एक कहानी बन जाती है, 12 वाक्यों में एक पैसेज बन जाता है इसके बारे में, तो कहानी परीक्षण भी इसको कह देते हैं, इस नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो SCTC सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में। ठीक, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके बारे में हमें किसने बताया, तो इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था पाइन एवं टेंडलर। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में बनाया, पाइन एवं टेंडलर, ये विद्वान। ठीक है, इन्होंने SAT सेंटेंस टेस्ट कंप्लीशन टेस्ट के बारे में बताया, जो 1930 में बनाया गया। ठीक है, 1930 में बनाया गया और इनके द्वारा इसमें कितने वाक्य, 12 वाक्यों को रखा गया और 12 वाक्यों को बालक को लिखने के लिए बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, यानी खाली स्थान भरने के लिए बोला गया। और जो 12 वाक्य थे वो ज़्यादातर मैं शब्द से स्टार्ट थे, मैं शब्द। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन उठा के देख लेते हैं कि मैं जब दुखी था, मैं जब दुखी था, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर क्या भरना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट दूसरा में मुझे प्रधानमंत्री डॉट 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 पसंद है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में मैंने भर दिया कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व मेरा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उस व्यक्ति के द्वारा, मुझे अगर वो पसंद है तो उसके द्वारा किए गए कार्य पसंद है, उसके द्वारा किए गए व्यवहार पसंद है, और व्यवहार को क्या देते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो इस तरीके से इन सेंटेंसों में ज़्यादातर मैं से शब्द यूज़ किया गया। ठीक, और 12 सेंटेंसों को पूरित करके बालक के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। समझ में आए? ये हमारे 4 जो टेस्ट थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। ठीक, ये हमारे चारों टेस्ट कौन से थे? ये हमारे चारों टेस्ट थे प्रक्षेपी विधि। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, दूसरा हमारी विधियां हैं अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, अप्रक्षेपी विधि में हमारा सबसे पहली विधि है आत्मनिष्ठ। ठीक है, आत्मनिष्ठ। अब आत्मनिष्ठ विधि का मतलब है स्वयं के बारे में जानना। अब बालक स्वयं के बारे में जानेगा तो सबसे पहली चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि बालक स्वयं के बारे में जानेगा तो आत्मकथा लिखेगा। ठीक है, अब आत्मकथा, अपने आप के बारे में जानने वाली चीज़ें क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा यानी कि पहले अपन कई लोगों ने लिखा भी होगा, डायरी, आपने अपनी डायरी मेंशन की होगी, जहाँ आप लोग लिखते होगे कि नहीं मेरे साथ इसने ये बुरा किया, मेरे साथ इसने ये अच्छा किया, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखते होगे। क्या कभी आपने लिखा है कि नहीं मैंने इसके साथ गलत किया? तो इसलिए ये विधियाँ विफल हुई। सबसे पहले फिर स्टार्टिंग से समझते हैं इसके बारे में बताया किसने, तो ये वॉटसन एवं टिचनर जो विद्वान थे उनके द्वारा ये विधि बनाई गई थी। ठीक है, गुरु एवं शिष्य के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया था। आत्मकथा एवं डायरी भी कह देते हैं इसको। ठीक है, ये विधि क्या थी? अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किया गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है, और क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहली कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था व्यक्तित्व पहचाने के? तो भारत में किस क्षेत्र में? देहरादून में सर्वप्रथम किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया था, भारत में किया गया था। ठीक है, दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि यानी भारत में इसके प्रयोग, और ये विधि कैसी विधि कहलाई? ये विधि अवैज्ञानिक विधि कहलाई, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि भाई इसमें क्या नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस रूल्स में, इस तरीके में वैज्ञानिक चीज़ मतलब सिद्ध नहीं की जा सकती चीज़। ठीक है, क्योंकि भाई जिनको लिखकर पेश कर दिया जाए, अब जो जहाँ हमने अधूरी चीज़ों को लिखा वो कभी भी सत्य नहीं हो सकते, तो इसलिए ये विधि अवैज्ञानिक विधि कही गई। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे मेथड पे जाते हैं, और हमारा दूसरा मेथड है, ये हो गया हमारा कौन सी विधि थी? ये हमारी विधि थी आत्मनिष्ठ विधि। ठीक, सेकंड विधि के बारे में देखते हैं। हमारी सेकंड विधि है जिसका नाम है साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस जानना है। ठीक है, साक्षात्कार विधि यानी कि इसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंटरव्यू। हिंदी में बोलते हैं इसको साक्षात्कार। इंटरव्यू को हम तोड़ते हैं 2 पार्ट में, इंटर और व्यू। आंतरिक, व्यू माने देखना, यानी कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के आंतरिक मन में या आंतरिक क्या खूबियां हैं उनके बारे में जानने के लिए साक्षात्कार लिया जाता है, यानी कि आंतरिक अवलोकन। व्यू माने देखना या अवलोकन करना, अपन ये भी कह सकते हैं
तो आंतरिक अवलोकन। ठीक है, तो ये काय में किया जाता है, साक्षात्कार विधि में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ दो प्रकार की चीजें होती हैं, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इसमें भी। एक अपन कह सकते हैं औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक जिसका टाइम लिमिटेशंस एंड क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, टाइम प्लस क्वेश्चंस की एक लिमिट होती है, और यहाँ टाइम प्लस क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, तो वो क्या हो जाती है भाई, आपकी अनौपचारिकता हो जाती है। तो ये हो गया आपकी साक्षात्कार विधि। ठीक, दूसरी विधि। फिर तीसरी विधि पे आते हैं, हमारी तीसरी विधि है प्रश्नावली विधि। ठीक है, अपन एक एक करके सारी विधियों के बारे में आज ही जानेंगे, क्योंकि हमें ये टॉपिक अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। थर्ड है हमारी अनौपचारिक में अप्रक्षेपी विधि में प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रश्नावली विधि जो है हमारी, प्रश्नावली विधि में प्रश्नावली विधि को किसने बताया, वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के बारे में किसने बताया, वुडवर्थ ने 1960 में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि बालक जो भी है, ठीक, ये जो व्यक्ति है जिसके हम व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति को उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, कुछ लिखने के लिए, इसको परिसूची विधि भी बोलते हैं, कुछ लिखने के लिए भी बोलेंगे। तो इसके लिए भाई वो किसका प्रयोग करेगा, कागज और पेंसिल लिखेगा, तो इसलिए इसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, और अगर कागज पेंसिल पर लिखकर उसने हमें पेश कर दिया तो भाई वो सत्य हो गया, तो उसी को, इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, वैज्ञानिक विधि। अब ठीक है, अब आता है कि इसमें क्वेश्चंस प्रश्नावली विधि में किस प्रकार के जो थे वो क्वेश्चंस दिए जाते थे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहली चीज़ है बालक के बारे में जो 4 प्रकार की प्रश्नावली विधि में प्रयोग किया जाता था। एक होती थी बंद, दूसरी होती थी खुली, ठीक है, तीसरी होती थी चित्रित, सचित्र बोल सकते हैं इसको, और चौथी होती थी मिश्रित। ठीक है, अब बंद का मतलब है कि जहां आपको सिर्फ हाँ या ना में क्वेश्चंस के आंसर देने, हाँ मैंने ऐसा किया नहीं, ना मैं ऐसा किया नहीं, कि हाँ और ना के बारे में। खुली में जहां आप स्वतंत्र थे क्या, अपना आंसर लिखने के लिए। चित्रित में चित्र के द्वारा चित्र के बारे में हमें बताना होता था। मिश्रित में ये तीनों ऊपर की सभी ये रूल्स का उपयोग किया जाता था। ये प्रश्नावली विधि हो गई। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, ठीक, अगली आती है हमारी, देखो कौन कौन सी विधियाँ हो गई, प्रश्नावली विधि हो गई। ठीक है, और आपका जो था हमारा प्रश्नावली विधि से पहले हम लोगों ने इंटरव्यू विधि का किया, साक्षात्कार किया। साक्षात्कार के पहले हमने आत्मनिष्ठ विधि के बारे में जाना। ठीक है, और चौथी विधि हमारी कौन सी थी, जस्ट अपन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला किया था अपना, हाँ, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियों में ये इसके बारे में समझा था। जस्ट एक अपनी फोर्थ जो भी है उसके बारे में देख लेते हैं अपन फटाफट से, जो हमारी विधि है। ठीक है, इतिहास गाथा विधि, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में हमें बताया टाइडमैन। ठीक है, जस्ट इतिहास गाथा विधि जो है हमारी, ठीक है, फोर्थ हमारी जो है इतिहास गाथा, इतिहास विधि भी बोलते हैं इसको, इतिहास गाथा विधि। इसके बारे में बताया था टाइडमैन ने। ठीक है, इसके जनक ये हैं। तो किसी भी बालक के बारे में जानने के लिए, बालक के बारे में जानना हो या उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना हो, तो इसको प्रमुख विधि बोला जाता है, इतिहास विधि को, कि भाई ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उसके बाद इतिहास को जाना जाए कि इसके साथ क्या समस्या उत्पन्न हुई, क्यों ये ऐसा व्यवहार करता है, किस लिए लोगों के साथ ये चीज़ें प्रदर्शित करता है, उनके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जाना जाता है, तो वो इतिहास विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारी चारों विधियाँ थी। किस प्रकार की विधियाँ थी, ये थी हमारी सभी की सभी आत्मनिष्ठ विधियाँ। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अगला, हमारी दूसरी विधि है जिसको हमने बोला था हमारी दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि होगी वस्तुनिष्ठ विधि। अब वस्तुनिष्ठ विधि में हम लोगों ने जैसे किसके बारे में पढ़ा, जैसे परीक्षण के बारे में। ठीक है, जस्ट एक परीक्षण के बारे में जाना। ठीक है, अब परीक्षण के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, तो परीक्षण के बारे में हम लोगों ने ये समझा कि निरीक्षण, सॉरी परीक्षण नहीं, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण यानी कि बाह्य दर्शन, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण या बाह्य दर्शन। अब ये भी दो प्रकार का हो सकता है अपने। एक तो भाई अगर हमने किसी को बता दिया कि भाई हम तुम्हारा निरीक्षण करने वाले हैं, तो उसके द्वारा जो व्यक्तित्व प्रदर्शित किया जाएगा वो होगा बहरूपी।
मतलब वो उस तरीके का व्यक्तित्व प्रदर्शित नहीं करेगा जिस तरीके वो एक्चुअल में सभी के सामने करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कोई निरीक्षण कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर उसे पता ना हो फिर हम उसका निरीक्षण करें तो उसका स्वतंत्र रूप हमें दिखाई देने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं निरीक्षण या भयदर्शन विधि, ठीक है। फिर दूसरी विधि है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि में, जिसे हमने लिखा समाजमिति, यानी किसी के बारे में अगर जानना हो तो समाज से उसकी जानकारी ले ली जाए। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लास का मॉनिटर और हम अगर किसी को नेता बनाते हैं तो उसके बारे में कौन डिसीजन लेता है? समाज लेता है कि भाई फलाना व्यक्ति, क्योंकि उनमें से हम क्या करते हैं, कुछ लोगों जो होते हैं वो एक व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, वोट देते हैं कि भाई ये व्यक्ति फलाना अच्छा है, इस व्यक्ति को 4-5 लोग होते हैं ओपिनियन में, लेकिन उनमें से कोई एक जीतता है जिससे समाज सुनिश्चित करता है, तो समाज विधि के अंतर्गत आता है। और तीसरी विधि आपकी जो हम लोगों ने लिखी थी, पहला था निरीक्षण, दूसरी थी समाज विधि और अगला था आपका कि मापन निर्धारण मापनी, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ एक टेबल्स बनाई और निर्धारण, उसमें कुछ विधि हैं, 16 प्रकार की विधियों को रखा और उनमें से व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा कि इसका ऐसा है, ये नंबर आया इसके लिए तो इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विधि है, ठीक है। इसके बाद ये है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उन्हीं के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड हमारा मनोविश्लेषणात्मक है, हमें पता है कि उसे सिगमंड फ्रायड ने दिए, लेकिन सिगमंड फ्रायड की मन की अवस्था को हम बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं और अगली क्लास में फिर एक डेरिवेटिव में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ते हैं। अब जनरल हमने इसमें जो पढ़ा उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो ये 15-15 क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में हम मनोविश्लेषणात्मक विधि भी पढ़ेंगे और कुछ एक विधियों के बारे में फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम जरा फटाफट से अपने क्वेश्चंस जो है वो 15 क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन फटाफट आप आंसर देखते जाएं, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट्स के जो लोग पढ़ें जब तब इसके आंसर जरूर लिखें। मैं चेक करूंगा कि किसने भाई इसके आंसर दिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पढ़ रहे हैं और उसके आंसर लगातार देते जाएं, अपने आंसर भी चेक करते जाएं साथ में कि ये सही आंसर है कि नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है काय में, जानते हैं अपन, मनोविश्लेषण विधि में, क्योंकि ये किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा, फटाफट से देखें, निम्न में से किस व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ठीक, नहीं है। तो फटाफट से देख लें जरा कि निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, कौन सी नहीं है, मापन की प्रक्षेपी विधि, अभी जस्ट बताया, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी, टेट पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, रॉर्सा बिल्कुल पढ़ा, सेट पढ़ा, तो बचा कौन सा, सी, यानी फटाफट से हमारा आंसर क्या हो गया इसका, सी, मनोविश्लेषण। ये व्यक्तित्व मापन में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, प्रक्षेपी विधियां होती है बट मनोविश्लेषण नहीं होती, वो हमारी कैसी विधि, अप्रक्षेपी विधि है मनोविश्लेषण, ठीक है। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन से पहुंचते हैं, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किस समूह के व्यक्तित्व में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है। अभी जो मैंने चुनाव वाला आपको क्वेश्चंस बताया व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है। मॉनिटर एंड नेता हम जो चुनते हैं, 4-5 लोग खड़े होते हैं, बहुत से लोग वोट देते हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाता है, तो वही चीज पूछा गया था किसके द्वारा, समाजमिति, यानी हमारा फोर्थ आंसर होगा इसका, ठीक है। जस्ट ये देखें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, व्यक्तित्व स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है और शुरू यानी 0 से 5 वर्ष, यानी हमारा कौन सा आंसर हो गया इसका, 0 से 5 वर्ष। सभी के आंसर आपसे भी मुझे चाहिए, जो क्वेश्चन से कमेंट में लिखते हैं, मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर बोल रहा हूँ। 5th क्वेश्चन फटाफट पढ़ो और आंसर लिखो इसका, कमेंट में आंसर विथ नेम चाहिए जो दे रहा है आंसर, फिर मैं चेक करूंगा मेरे बैच वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, भाई क्या है, मुर्रे ने कौन सा, मुर्रे ने कौन सा साइंस हमें वो दिया, तो फटाफट आप बता सकते हैं किसके बारे में भाई, मुर्रे साइंटिस्ट हमारा जो है वो किसके बारे में, तो फटाफट से अपन आंसर देखते हैं। हमारा विषय आत्मबोधन परीक्षण बोला ना, जैसे कि हमने बोला क्या था, थीमेटिक एप्रीशिएशन, मॉर्गन ए मुर्रे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं TAT, हिंदी में लिख दिया, TAT परीक्षण की कौन सी विधि के प्रकार है, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी, तो पता है कौन सी विधि है, प्रक्षेपी, डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तित्व मनोदेहिक अवस्थाओं का वाक्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। जरा इसको फिर से फटाफट से सही पढ़ें, ये एक परिभाषा है, इस लेक्चर से पहले लेक्चर की है जहां हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो कौन से विद्वान है जिन्होंने मनोदेहिक के बारे में बताया था, अल्पोर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट का नाम अल्पोर्ट, यानी अल्पोर्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे,
व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व के मापन के लिए इनमें से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? ठीक, तो रॉर्सा, थीमेटिक, शब्द सहचर, जीवन कथा परीक्षण। व्यक्तित्व के मापन के लिए कौन सा व्यक्तिनिष्ठ, समझ में आया? व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। देख लें फटाफट से और बताएं, और आंसर क्या होना चाहिए? तो ये रहा आपका आंसर, जीवन कथा परीक्षण। ठीक है, आगे देखें, फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि भाई व्यक्तिनिष्ठ विधि थी वो, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अब इसमें से भी आपको बताना है। ठीक है, तो बता दें फटाफट से, ये हमारा क्वेश्चन है। व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रॉर्साक का परीक्षण, शब्द साइचर परीक्षण। तो ये आपका आंसर है व्यक्ति इतिहास, व्यक्तित्व मापन के लिए। जस्ट अभी अपन ने बताया ना, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ को व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास और सामाजिक अधिगम पर बल दिया? सामाजिक अधिगम पर, सामाजिक अधिगम के बारे में। ठीक है, सामाजिक अधिगम आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, पढ़ चुके हैं वांडूरा सामाजिक अधिगम के बारे में, क्योंकि साइंटिस्ट ये क्वेश्चंस पिछले रिवीजन हैं और अब अपन करते रहेंगे फटाफट ऐसे ही क्वेश्चंस रेगुलर। आगे चलते हैं, टीएटी परीक्षण से कार्ड की संख्या, क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने। टीएटी कार्ड में कितने क्वेश्चन आंसर थे आपके? ये रहा आपका आंसर, देखिए फटाफट से। टीएटी कार्ड में 30। ठीक है, थीमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट था ना 30। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, सिंपल सी चीज है, समायोजित नहीं हो रहा उसमें, तो समायोजित आंसर। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र, उपयुक्त सभी। अप्रयुक्त, अब मनोदैहिक वर्ड दिखाई दे रहा हो कहाँ है? बिल्कुल, उपयुक्त सभी, सभी हैं। देखो जरा फिर से क्वेश्चन सभी है। अपूर्व समायोजन भी था परिभाषा में, संगठन भी था, मनोदैहिक। बहुत से लोग यहाँ आंसर देखेंगे, सी में लगा देंगे, लेकिन तीनों चीजें हैं परिभाषा में, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? मुर्रे, बेलॉक। ठीक, इनमें से किसने किया? तो फटाफट बताएं, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल, बालक, बेलॉक, बिल्कुल सही। परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम है। परामर्श साक्षात्कार इंटरव्यू में अमौखिक संचार माध्यम, अमौखिक मतलब बोले नहीं व्यक्ति और फिर भी उसके बारे में पता चल जाए, हावा, बिल्कुल। इसके बारे में हमारा आंसर, जो हमारे 50 क्वेश्चन से समझ में आया।